Good evening, ma'am. Hello, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग? अच्छा, तुम्हारे स्कूल जनरेटर तो छोटा सा ही है। तुम्हारे स्कूल का सिलेबस और अवंती की क्लासेस का सिलेबस अलाइन कर रहा है कि स्कूल का सिलेबस हाँ, आगे बढ़ गया? स्कूल का पीछे रह गया। मैम स्कूल का विषय अच्छा हिमांश, पंजाब के बच्चों का तो सिलेबस ही कंप्लीट हो गया फिजिक्स का। वो तो कहते हैं मैम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स मैम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। पंजाब के बच्चे सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं। इतनी जल्दी टीचर्स चैप्टर पढ़वाते होंगे उनसे। मेरे को भी ऐसी लग रहा था कि शायद इंग्लिश की तरह पढ़ाते होंगे। वो कह भी रही थी कि फिजिक्स में उन बच्चों का इतना बुरा हाल है कि टीचर्स जो होती है ना, जैसे इंग्लिश रीड कराते हैं ना, जैसे हिंदी टू इंग्लिश उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे एनसीईआरटी की बुक को ऐसे ही रीड कराते हैं। हिमाचल में कैसे पढ़ाते हैं टीचर्स फिजिक्स के? मैं बहुत अच्छे पढ़ाती हूँ। नाइस। समझा अच्छा समझाते हैं। मेरे क्लासमेट के फादर हैं।
गुड इवनिंग मैम। डेरिवेशन। गुड इवनिंग गौरव। पता नहीं उनका बैच कब से शुरू होता है। स्मृतिका कैसी हो बेटा? स्मृतिका यस मैम, ठीक हूँ। होमवर्क वगैरह कर रहे हो आप? यस मैम। रिया आप यस मैम। होमवर्क वगैरह रिया के स्कोर बड़े अच्छे आ रहे हैं एग्जाम में। रिया कैसे पढ़ते हो बेटा? यहाँ तो आप कम बोलते हो, बताओ। फिजिक्स में स्कोर तो काफी अच्छा आया है आपका, है ना? कैसे आया? क्या क्या किस तरीके से पढ़ाई करी, कहाँ से पढ़ाई करी, बताओ। अब चुप हो जाएगी रिया। धनंजय तुम पढ़ रहे हो कुछ? यस समय मैम। मिलता है पढ़ने का? मैम निकालना पड़ रहा है। बताओ, पढ़ने के लिए नहीं समय निकालना पड़ रहा। दूसरा और क्या काम है आपके पास? मैम काम ही काम है। क्या काम है? मैम कल ही 2 सब्जेक्ट का टेस्ट है। अच्छा, तो वो पढ़ना ही तो है ना वो भी, तो उसको थोड़ा सा अलाइन करके पढ़ लिया करो। जैसे जेई के साथ बढ़िया कॉन्सेप्ट रिवाइज करो उस टाइमिंग पे। मैम वो पढ़ना पड़ता नहीं तो वो पेरेंट्स बुला लेते हैं। नहीं पढ़ के ही जाया करो। केमिस्ट्री में जैसे तुम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो, अपने आप तुम्हारा केमिस्ट्री का काम तो उसी से ही बन जाएगा। गुड इवनिंग मैम सक्षम। केमिस्ट्री तो हो जाता है स्कूल का भी और यहाँ का भी, लेकिन मैथ और फिजिक्स नहीं हो पाता। अगर तुमसे अपनी फिजिक्स नहीं हो रही ना अब, तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती भाई। अगर अब भी तुम नई फिजिक्स कर रहे, देखो आदर्श में ट्रू मैम। क्यों भाई? फिजिक्स इतनी तुम्हें दिक्कत दे रही है क्या? कॉन्सेप्ट नहीं समझ आते क्या फिजिक्स के? मैम कॉन्सेप्ट तो आ जाते पर क्वेश्चन नहीं होते। बन तो रहे हैं, करते तो हो क्लास में। मैम पर उतने नहीं हो पाते ना जितने केमिस्ट्री में होते हैं। केमिस्ट्री तो फिर इजी भी तो है ना, देखो उसमें थ्योरी है सारा, है ना? जैसे इंग्लिश का तुमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया और फिर एमसीक्यू लगा लिए, इसी तरीके से ही होती है ना शायद केमिस्ट्री, कि नहीं? No. समझने का होता है उसमें कुछ? कृतिका होता है। होता है? होते हैं कुछ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल उसमें भी होते हैं, और मैम फिर जीओसी आ जाती है तो और दिक्कत होती है। देखो अगर फिजिक्स अगर इतनी आसान होती तो उसमें भी बच्चों के अच्छे परसेंटाइल आ रहे होते, जो कि नहीं आ रही है ना। फिजिक्स है भी डिफिकल्ट, और उसको डिफिकल्ट की तरह ही लो, तभी उसके तुम क्वेश्चन लगा के आ पाओगे। और टारगेट लगाओ कि फिजिक्स में एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो करके ही आओ पेपर में। 15 क्वेश्चन का टारगेट सेट करके चला करो कि हम 25 में से 15 तो करेंगे ही। मुझे नहीं लगता 15 कुछ समय बाद जब रिवीजन होगी तो तुम्हारे लिए 15 ज्यादा हो जाएंगे। तो 15 का टारगेट सेट करके चलना। 12 से 15 के बीच में 12 भी कराओगे तो भी तुम्हारे कितने मार्क्स बन जाएंगे? कितने मार्क्स बनेंगे 12 में? 12 इंटू 4 48 है ना, 48 नंबर। और 50-60 तुम केमिस्ट्री में ले आओगे। हाँ बस हो गया। 15 गलत, 17 मार्क्स। हाँ राहुल अगर यही करेगा तो हो जाएगा तेरा। ठीक है चलो आओ बैक टू वर्क। जनरेटर के बाद हम लोग अपनी क्लास पीवाईक्यूज कराएंगे। जो तुम कह रहे हो ना नहीं होते, यहाँ बैठ के करो सॉल्व। घर पे तो तुम करोगे ही नहीं, तो आज यहीं बैठ के कराऊंगी तुमसे। सारे बच्चे करेंगे। मैं बस लास्ट टॉपिक रह गया है एसी जनरेटर। बहुत इजी टॉपिक है एसी जनरेटर, और ये तो तुम्हारे टीचर ने हमसे भी अच्छा पढ़ाया होगा क्योंकि थ्योरी का टॉपिक है एसी जनरेटर, राइट?
एसी जनरेटर क्या किस उस पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी एसी सर्किट से हमें जो करंट मिलता है ना वो कैसा, या ईएमएफ मिलती है या जो करंट मिलता है वो कैसा करंट मिलता है, एसी। ठीक है, और एसी करंट क्या होता है बेटा, जो समय के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। हाँ, जो अपनी डायरेक्शन को विद टाइमली चेंज करता है उसे हम एसी करंट कहते हैं। यही तो है। और इसी के बाद तुम्हारे एसी सर्किट की शुरुआत हो जाती है, जो हम मंडे से करेंगे, मंडे से तो नहीं ट्यूसडे से करेंगे। तो आओ एसी जनरेटर को एक बार देख लेते हैं क्या होता है। देखो, एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करेगा, हम मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। हम मैकेनिकल एनर्जी क्यों लगाएंगे कि जो यहाँ पर एक कॉइल है, देखो होता क्या है, तुम्हारे पास यहाँ पर दो मैग्नेट होती हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इस तरीके से दो मैग्नेट्स रखी हुई है। ठीक है, ये गलत बनाया हुआ है वैसे तो, ये नॉर्थ ऐसे आना था, ऐसे यहाँ पर नॉर्थ होगा और ऐसे यहाँ पर साउथ होगा। ठीक है, यहाँ बीच में रखी होती है एक कॉइल। ठीक है, इस कॉइल को बेटा यहाँ पर अटैच किया जाता है स्लिप रिंग से। ठीक है, ये स्लिप रिंग्स होती हैं यहाँ पे, इनको ऐसे स्लिप रिंग से अटैच किया जाता है और ये स्लिप रिंग्स बिल्कुल कनेक्टेड होती हैं तुम्हारी ब्रशेस से। ये स्लिप रिंग्स है और ये एकदम ऐसे ब्रशेस से कनेक्ट होती हैं। अभी सबका फंक्शन भी पढ़ेंगे क्या क्या है। ऐसे होगा क्या, नॉर्थ से साउथ पोल, यानी यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, एक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे नॉर्थ से साउथ। और ये जो तुम्हारा कॉइल, यहाँ पे मैं इसको कॉइल के नाम से बोलूंगी, वैसे इसको आर्मेचर बोलते हैं। ये जो कॉइल है बेटा, इसका एरिया वेक्टर अभी फिलहाल कहाँ होगा, जस्ट आउटवर्ड। एरिया वेक्टर इसका कहाँ होगा, बाहर की तरफ, राइट। एरिया वेक्टर मैं डॉट से दिखा रही हूँ। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। एक बात बताओ, अगर जैसे जैसे ये तुम्हारी रोटेट कराऊंगी मैं, और ये मैकेनिकल एनर्जी जो यूज हो रही है वो कहाँ यूज हो रही है, इस कॉइल को रोटेट कराने में। अब मैं इस कॉइल को रोटेट क्यों करा रही हूँ, क्योंकि मैं इसका फ्लक्स चेंज कराना चाहती हूँ समय के साथ। समय के साथ हम फ्लक्स चेंज करा रहे हैं। कैसे भाई, अभी इनिशियली आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है भाई, बाहर की तरफ। तो आप कहोगे मैम जो अभी इसमें फ्लक्स है वो किसके बराबर है, एन बी ए के बराबर। ठीक है, मान लेते हैं एन बी ए के बराबर। अब एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, एन क्या है भाई, एन है नंबर ऑफ टर्न्स। मान लो तुम्हारी जो कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, तो इनिशियली हम मान लेते हैं देयर इज आर एन नंबर ऑफ टर्न्स। एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, सारी चीजें। अब धीरे धीरे आप इस कॉइल को टर्न कराओगे, तो बेटा धीरे धीरे इस कॉइल को जब घुमाओगे तो कॉन्टिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगा कि नहीं होगा। और जब वो एंगल जब चेंज होगा तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या क्रिएट होगा, एक इंड्यूस्ड करंट। अब जो वो करंट इंड्यूस्ड होगा, वो इंड्यूस्ड करंट बेटा कहाँ पर आएगा, वो इंड्यूस्ड करंट को हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे, किसकी मदद से, इन ब्रशेस की मदद से। तो ये जो ये ब्रशेस हैं ये क्या करेंगे, जो सर्किट में जो डेवलप हुआ है तुम्हारा करंट, उसको विद इन द हेल्प ऑफ ब्रशेस वो हमें कहाँ मिल जाएगा, हमारे आउटर सर्किट में, जहां पर हमें करंट को इस्तेमाल करना है। तो वहां पर हमें ये करंट आउटर सर्किट में मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस। तो यही इसका पूरा प्रिंसिपल है कि मैकेनिकल एनर्जी हम घुमाने में लगा रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ईएमएफ आ रही है, ईएमएफ की वजह से करंट आ रहा है, और वही करंट हमें चाहिए। और जो वो करंट आएगा वो कैसा करंट होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। नहीं, डीसी नहीं होगा, कैसा करंट आएगा, अल्टरनेटिंग करंट आएगा। इसीलिए तो एसी जनरेटर है। आओ, समझ में आ गया, बेसिक ही बस यही प्रिंसिपल है इसका। बाकी तुम्हें ये कंस्ट्रक्शन वगैरह ये तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारे बोर्ड्स में, जहां पर 5-6 नंबर में लिखने का सवाल आता है। तो इनिशियली फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जब तुम इसे एंगुलर तरीके से घुमाओगे तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर इसकी एक्सिस से ओमेगा घुमा रहे हो भाई, तुम इसकी एक्सिस से ओमेगा रोटेट करा रहे हो, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टी समय में कितना घुमा होगा, ओमेगा टी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा थीटा एंगुलर, ओमेगा टी आएगा।
तो यहाँ पर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, बी ए कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, फ्लक्स को बी ए कॉस ओमेगा टी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो ये फ्लक्स का रेट ही क्या हो जाएगा हमारा, फ्लक्स का रेट ही हमारा ईएमएफ है, बस इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बन जाएगा, हमारा फ्लक्स आया था बी ए कॉस ओमेगा टी, एन से मल्टीप्लाई कर दो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन बी एज इट इज कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो साइन ओमेगा टी बन गया, साइन ओमेगा टी। और जब साइन का कर्व कैसा आता है, साइन का ग्राफ, यानी जो ईएमएफ बन रही है वो कैसी बन रही है, साइन की ग्राफ, तो साइन का ग्राफ आया है और साइन का ग्राफ क्या दिखा रहा है, देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, तो ईएमएफ का डायरेक्शन जो है कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, बस इतना ही है, कंप्लीट हो गया। ओमेगा था, यहाँ पे बोल दें ओमेगा को आप ये लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉइल 2 पाई न्यू, ठीक है। क्वेश्चंस कर लें अब, इसका ये बस इतना याद रखना है, ये इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। अब हम PYQs लगाएंगे बैठ के, हम नहीं तुम लगाओगे, ठीक है, तुम लोग, जो नहीं आएगा वो मैं करा दूंगी, पहले 2025 के, फिर 24, 23, 1 घंटे में जितने कर पाओ। मैं इतने क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। अभी आंसर मत करना, मुझे पता नहीं लगेगा अगर तुमने दे दिया होगा तो। अब आंसर करते जाओ सारे। पहला ही क्वेश्चन मुझे लगता है उसका आ गया, जनरेटर का। आंसर नहीं आया अभी तक इसका। फोर्थ आ रहा है मैम। फोर्थ नहीं है। सवाल पढ़ो। एक कॉइल है जिसका एरिया है, नंबर ऑफ टर्न्स है, रोटेट कर रही है ओमेगा से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है जो अबाउट एन एक्सिस। ये ऑप्शन अपोजिट नहीं है, ये अब्दुल्ला होगा जरूर, 101%। जो ऑप्शंस में गलती निकाल दे वो अब्दुल्ला ही है। मैम गलती नहीं निकाल रहा, गलती निकाल रहे, सही है। जब जो चीजें हैं सब ठीक है यहाँ पे, ठीक है। सवाल देखो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, अब कह क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अबाउट एन एक्सिस, उस कॉइल की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। A coil of this is in a uniform magnetic field about an axis perpendicular to B, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब कह रहा है फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा उस इंस्टेंट पे जब तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल होगी, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, फाई इक्वल्स टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, और ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा टी। अब देखो पैरेलल टू क्या कह रहा है कि उस इंस्टेंट पे बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, पैरेलल है प्लेन ऑफ द कॉइल के,
यानी तुम्हारा मान लो ये कॉइल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है इसकी कॉइल के, तो मतलब मान लो इसका एरिया वेक्टर भी जिस प्लेन में होगा और जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे होंगे? ए एंड बी के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री नहीं हो जाएगा भाई? बी तो उस प्लेन में ही है, मान लो ये एक्स वाई का है, दिस इज इन एक्स वाई प्लेन, आप किस इस प्लेन के पैरेलल है, मैं मान लेती हूँ ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट? एरिया वेक्टर कहाँ आएगा भाई? एरिया वेक्टर तो मैम आउटवर्ड आएगा। एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल कितना बना फिर? 90 डिग्री का। तो जिसकी वजह से कॉस ओमेगा टी कितना रखोगे आप? कॉस थीटा 90 डिग्री रखोगे, तो इस इंस्टेंट पे फ्लक्स कितना है? 0। और ईएमएफ कितना है? NBA। क्या गड़बड़ हुई भाई इसमें ऑप्शन नंबर 3 में? मैं वो एंगल 0 ले लिया था, इसलिए पहले डी आ रहा था, लेकिन सी आ रहा। राहुल मार्क आएगा बहुत, ABC सारे लिख दिए इसने। ठीक है, एंगल तुमने 0 ले लिया, पर देखो तो सही वो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के पैरेलल है, तो किसी भी प्लेन में बना लेते जैसे एक्स वाई में, उसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर देखो कहाँ आ रहा है, कितना एंगल बना रहा है? तो 0 बना रहा है। यही गलती करते हैं बच्चे। चलो सेकंड करेंगे, ये अगर ये गलत नहीं होना चाहिए, बस मैंने बता दिया। इससे ये तो पता चल रहा है कि तुमने 2025 के पीवाईक्यू अभी तक तो लगा ही नहीं है। सुनिधि एक बार दोबारा से चेक करो। ये गलत नहीं होना चाहिए। ये सवाल है म्यूचुअल और सेल्फ का। किसमें पूछा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट कॉइल में। तो फर्स्ट कॉइल में बेटा सेल्फ भी होगा और म्यूचुअल भी होगा। अब देखो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मान लो ये कॉइल 1 है, ठीक है, ये हमारी कॉइल 2। फर्स्ट कॉइल में कितना करंट है भाई? I1। सेकंड कॉइल में कितना करंट है? I2। ये पूछ रहा है कि कॉइल 1 में क्या होगा। तो देखो कॉइल 1 में जब सेल्फ इंडक्टेंस लगता है तो सेल्फ इंडक्टेंस में कौन सा करंट होना चाहिए? उसका खुद का करंट ना। यस मैम। भाई सेल्फ इंडक्टेंस खुद का करंट लेते हैं, तो अगर जहां जहां पे L1 के साथ I2 लग रहा है वो तो तुम्हें देखते ही कैंसिल करना चाहिए था। ऑप्शन 1 जिसने बोला, चलो किसी ने भी नहीं बोला, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। मतलब इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस जहां है, जहां जहां L है वहां पर आना चाहिए था इसकी फर्स्ट कॉइल का खुद का करंट, दैट मींस di1/dt। तो यानी ऑप्शन बचे सेकंड और थर्ड, -LDI/dt होता है। अब बचा फर्स्ट पर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फर्स्ट पर जब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालोगे तो किसका करंट लोगे भाई? दूसरी कॉइल का। दूसरी कॉइल का लेंगे ना। अगर फर्स्ट कॉइल पर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो सेकंड कॉइल का करंट लेंगे। तो म्यूचुअल के साथ जहां जहां I1 है वो भी तो गलत करोगे। यस मैम। तो म्यूचुअल के साथ दूसरी वाली कॉइल का तुम्हें करंट लेना है, तो कौन सा ऑप्शन आए? अब दोनों में मैंने बोला था कि माइनस साइन लेंगे बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। सुनिधि ने सेकंड बोला था, वेरी गुड सुनिधि। अच्छा मैं ऐसे देख रही थी 1 2 3 4, ठीक है सुनिधि सही दिया आंसर। देखो ये 2025 के सवाल हैं, देख लो तुम। मतलब जो बच्चा बोर्ड्स की प्रैक्टिस करके जाएगा ना, मैं इसीलिए कहती हूँ कि कोई भी चैप्टर मत छोड़ के जाना। 11th का भी बेसिक सबका पढ़ के जाना। अगर ऐसे सवाल आएंगे तो लगा तो दोगे बेसिक। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3। यस।
तो फिजिक्स से डरो मत, फिजिक्स जितनी टफ है ना, सवाल भी उतने लॉजिकल और इजी पूछे जा रहे हैं। ये वाला भी लॉजिकल सवाल है, तुम कर चुके हो। सारे करेंगे 2024 में, सोच रही हूँ 24 भी करा दूं, स्पीड थोड़ा सा ऐसा। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, मैग्नेटिज्म वाला जो थर्ड यूनिट है, मैग्नेटिज्म, ईएमआई से ज्यादा सवाल वहां से आते हैं, तो वो चैप्टर अच्छे से करना। बाहर नहीं है, नहीं है, बाहर बाहर हाँ। आदमी है। नहीं हुआ, चलो हम समझा देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है थर्ड। ग्रीन कलर ही लेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना है, एक्ट्स परपेंडिकुलर टू ए कॉपर की डिस्क, मतलब एक कॉपर की डिस्क है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है 0.4 टेस्ला। इस डिस्क को तुम घुमा रहे हो विद एन एंगुलर वेलोसिटी इतना, मतलब ओमेगा गिवन है 10 पाई। कह रहा है अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, मतलब इसके सेंटर से घुमा रहे हो यहां से। समझ गए कैसे? इस पेन को किसी उसमें जो तुम्हारा कार्डबोर्ड का कोई वो होगा ना, क्या मोबाइल दे दो, हाँ क्या हुआ? ठीक है, तो मतलब क्या कह रहा है कि ओमेगा कहाँ दिया हुआ है, सेंटर के अबाउट घूम रहा है और परपेंडिकुलर है डिस्क के। तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम। तो रिम तो ये होता है सर्कल का, और एक्सिस ऑफ द डिस्क मतलब ये समझ रहे हो ना कि एक एक्सिस कैसी होगी, अगर ये पेन है तो यहाँ पर वो ऐसे सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है, उस तरीके से घूम रहा है। तो यहाँ पर जब ये इसके अबाउट घूम रहा होगा तो यहाँ एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, और रोटेशन के हिसाब से कितनी ईएमएफ जनरेट होती है, हाफ बी, तुम पढ़ चुके हो, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। भाई यहाँ से घूम रहा है तो ये, सॉरी, अगर ये यहाँ से घूम रहा है तो ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल होगा, ऐसे, ठीक है। ओ के अबाउट वो घूम रहा है तो ओ ए कितने के पोटेंशियल जनरेट करेगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। एल क्या हो जाएगी यहाँ पे, इस डिस्क की रेडियस, रख दो, पुट कर दो, वैल्यू कितना आ जाएगा, हाँ 0.2 आ गया। देखना पड़ेगा आंसर तो मुझे, देखना रेडियस मैग्नेटिक फील्ड, हाँ रेडियस भी गिवन है इसकी, कहीं पे गिवन होगी, ये रहा 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। तो क्या आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो। 4 में देखो बेटा, इसमें सारा सवाल में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट इतना है कि मैंने तुम्हें बताया है कि ये एक कैसी रॉड है, मूविंग रॉड है। मूविंग रॉड में ईएमएफ जनरेट होता है किसके बराबर, बीएलवी के बराबर। और मैंने आपको बोला था कि ये जो बेटा लेंथ होती है, ये कौन सी लेंथ लेनी है, एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव लेंथ ये वाली लेंथ हो जाएगी ना, सीडी, देखो जो इसके अंदर है ये वाली लेंथ। तो अगर आप ये सीडी लेंथ निकाल लो, तुम्हारा काम बन गया। तो ये सीडी लेंथ निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं, क्या कह रहा है, एक कंडक्टिंग बार मूव्स ऑन द कंडक्टिंग रेल्स, ये 2 रेल्स हैं, दीज आर 2 रेल्स, उनके बीच में ये रॉड रखी हुई है, ये मूव कर रही है कॉन्टिन्यूसली। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है एग्जिस्ट कर रही है इनटू द पेज, ठीक है। बार स्टार्ट टू मूव फ्रॉम द वर्टेक्स एट टाइम, वर्टेक्स यानी यहाँ से स्टार्ट मूव करना स्टार्ट करती है टाइम 0 पे, धीरे 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 मूव करती है वेलोसिटी v के साथ, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है कि वो
टाइम के साथ कितनी पावर पे डिपेंड करेगी। तो अगर ये v वेलोसिटी से डिपेंड कर रहा है तो ये x टाइम में कितना समय कवर कर लेगी, देखो ऐसे बन गया ये ऐसे v वेलोसिटी। हम मान लेते हैं कि किसी t टाइम पे बेटा इसने ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ये एंगल मान लो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ये ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, VT। हाँ इनिशियली तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं ना, यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ तो एल इफेक्टिव इसकी 0 ही थी। अब मान लो t टाइम पे v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कितना समय कवर कर लेगी, x इक्वल्स टू vt डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो अगर ये vt है बेटा, ये vt है तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2vt। यस मैम। टोटल लेंथ 2vt हो गई। तो t की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, ये t की कितनी पावर आई, 1 पावर। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। बस वेरी गुड। देख लो बेसिक से ही सवाल आते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्योमेट्री ये सब आना चाहिए बस। ओके क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैं ऑप्शन के साथ, हाँ देख लो इतने इजी आते हैं, तभी कह रही हूँ कोई चैप्टर नहीं छोड़ना। जो तुम्हारे टेस्ट बनते हैं ना बेटा, जो तुम अभी जो संडे को टेस्ट दे रहे हो, ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ये इजी नहीं है, ठीक है। पर तुम जब उस लेवल का पढ़ के जाओगे ना तो तुम्हें ये जैसे अब इजी लग रहे हैं ना, तो ऐसे ही वहां पेपर में कहोगे वाह मैम बहुत इजी पढ़ाया था, बहुत इजी पेपर आया था, ऐसे, ठीक है। तो हमें तैयारी उसी लेवल की करनी है जो जेई का एक्चुअल लेवल है। करो, इसमें हम लोग ए बी सी डी अलग अलग करेंगे, ऑप्शंस कोई नहीं देखेगा। अभी मैं ऑप्शंस कुछ मुचड़ कर रही हूँ, वरना एलिमिनेशन से भी आंसर आ सकता है। चलो ऑप्शन ए बताएंगे, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में कुछ पूछना चाह रहा है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, ट्रू और फॉल्स? यस मैम। Yes, ma'am. Very good. True. Second, self inductance does not depend on the permeability of the medium. Does not depend. मैम गलत हो गया ये तो। False है, कल ही पढ़ाया था मीडियम पे तो बेटा डिपेंड करता है। जब सोलिनॉइड वाला क्वेश्चन करा था है ना, उसमें म्यू नॉट की जगह हम म्यू एम रखते थे तो चेंज होता था सेल्फ इंडक्टेंस। अब थर्ड ऑप्शन बताओ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज एनी चेंज इन द करंट इन द सर्किट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब्दुल्ला मैं बता रही हूँ, मैं सबसे ये तो स्टार्टिंग में ही पढ़ रहे हैं जब से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, और ये कह रहा है नो मैम। भाई ईएमएफ का काम ही है ना। यस बोला है मैम ट्रू बोला है मैंने। देन इट्स फाइन, ठीक है, वेरी गुड, तब शाबाशी मिलेगी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। डी ऑप्शन बताएगा, अब्दुल्ला ही बताएगा। अब्दुल्ला बता क्या कह रहा है ये, सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ द मास इन मैकेनिक्स। मैम स्टेटमेंट ही समझ नहीं आई। किसको समझ में आई? सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में मास का क्या काम है? मैकेनिक्स में No, ma'am. False. ना ना अभी से ट्रू फॉल्स मत करो, पहले समझो। एनालॉग मतलब मैकेनिक्स में मास का क्या काम है? इनर्शिया, जितना मास ज्यादा होगा उतना वो किसको अपोज करेगा? इनर्शिया को। भाई मैकेनिक्स मास इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा होता है उस पार्टिकल पे उसका इनर्शिया इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकता ना, बहुत फोर्स लगानी पड़ती है। Yes. तो सेल्फ इंडक्टेंस भी तो यही करता है, अपोज करता है किसको? चेंज इन करंट, मैग्नेटिक चेंज इन करंट, चेंज इन फ्लक्स को। तो ये भी यही हो गया ना, सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर एनालॉग हो गया। मास मैकेनिक्स में इनर्शिया को अपोज करता है, ये यहाँ पर वाला भी ट्रू है। हाँ, ये यहाँ पर फ्लक्स को अपोज करता है, तो डी विल ऑल्सो बी ट्रू, ठीक है। मैम ए भी ट्रू। हाँ देखो आदर्श क्या पूछ रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या
एनालॉग, एनालॉग का मतलब होता है बेटा बराबर। जैसे कि हम लोग रोटेशन और ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, रोटेशन ट्रांसलेशन में मास का एनालॉग क्या होता है, इनर्शिया। रोटेशन में मास का एनालॉग, मैम एक बार ऑप्शन दिखा दोगे आप? हाँ मैम ऑप्शन, अरे ऑप्शन तो दिखाई देंगे, रुक जाओ, तसल्ली रखो। मास का एनालॉग क्या होता है यहाँ पे, रोटेशन में इनर्शिया होता है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे पूछ एनालॉग इसीलिए पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी होती है तो यहाँ पर हम ओमेगा ले लेते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर मैकेनिक्स में मास है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ऐसा हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होगा क्या, बिल्कुल। ये फ्लक्स को अपोज करता है, मास इनर्शिया। मैम ऑप्शन 2। ई क्या कह रहा है, वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एस्टेब्लिशिंग द करंट। ई क्या है बताओ, ट्रू और फॉल्स। क्या हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा जो सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रही है उसके करंट को एस्टेब्लिश करने के लिए? भाई बैटरी को वर्क करना पड़ता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला जो करंट होगा वो करंट को अपोज करेगा, बैटरी लगातार करंट को प्रोड्यूस करती रहेगी, तो बिल्कुल करंट वर्क करना पड़ेगा। तो ई ऑप्शन भी क्या है, ट्रू है। अब कह रहा है कि अब सही और गलत का चुनाव करो। तो अब जरा हम ऑप्शंस देखते हैं। देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है बी एलिमिनेट हो गया है, जो कि हमारा क्या था, फॉल्स था। अगर तुम्हें ये समझ में भी ना आया, वर्क एनालॉग ये भी ना समझ में आए होंगे, वो बच्चा भी थर्ड ऑप्शन ठीक कर गया होगा एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो इसीलिए इनको भी देख लिया करो, ऑप्शंस को भी। पर हमने ये पांचों डिस्कस कर लिए, पता नहीं अगली बार कौन सा पूछ ले, तो हमें पांचों पता होने चाहिए, रिपीट भी होते हैं। ओके चलिए सिक्स्थ करेंगे अब सारे बच्चे। हाँ जी, आज सुमित नहीं आया शायद, आया तो है सुमित, जवाब क्यों नहीं आ रहे भाई? कौन सी सीरीज लगा के बैठा है साइड में? मैम कोई सीरीज नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं पता होता तुम्हारा, सैयारा वैयारा मूवी देख रहे हो कभी बैठ के? मैम मेरा तो यूटी है कल फिजिक्स का। खाली देख ली। मैम देखनी भी होगी तो यही क्यों देखेंगे, ट्रेंडिंग में है ना इसलिए। मैम वो तो पसंद की नहीं है। आजकल की जनरेशन ट्रेंड को फॉलो करती है ना, इसलिए। तो मैम इस जनरेशन की मैम वो तो 1-1.5 हफ्ते पहले ही देख लिया। देख लो, ये गौरव, मुझे पता था गौरव का। वैसे मैम आप बात किस चीज की कर रहे हो? कुछ नहीं, सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, करो। क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट इज पुल्ड आउटवर्ड्स सच दैट, ये देखो ये किसका सिंबल होता है भाई, ये किसका सिंबल है, रियोस्टेट। मैम कौन सा? ये रियोस्टेट का सिंबल है ना, कि यहाँ पर हम अपने रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, ठीक है, हम रेजिस्टेंस बढ़ा घटा सकते हैं, ये होता है रियोस्टेट। कह रहा है कि अब आप इस स्लाइडिंग कंटेंट को पुल कर रहे हो बाहर की तरफ, सच दैट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट चेंजेस। इन्होंने ये नहीं बताया है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सारा खेल यहीं का ही है। इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये बता दिया कि 8 एम्पियर पर सेकेंड से है, एट एन इंस्टेंट ऑफ व्हेन आर इज दिस, सब बता दिया। तो वैल्यू ऑफ करंट बताओ सर्किट में क्या है। तो केवीएल लगेगा, लगा सकते हैं। क्या हाँ केवीएल ही लगेगा बेटा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, केवीएल लगाओगे। अरे आदर्श केवीएल लगाओ। पहली बात तो ये आई, पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर इसको हम बाहर की तरफ मूव करेंगे, कैसे बाहर की तरफ मूव करने का मतलब है कि रेजिस्टेंस को अगर मैं यहां ले आऊं,
ऐसे, तो क्या क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, क्या कहते हो? मैम कौन बढ़ना से चाहिए। वाले को आउटवर्ड, हाँ ये तुम क्या आउटवर्ड, किया? स्लाइड कौन से वाले को करना है? स्लाइड ये है ना कि ऊपर जो ये वैल्यू है ना, ये अभी तो पर्टिकुलर वैल्यू तो ये मैम है, इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस। हाँ पर्टिकुलर वैल्यू ये है रेजिस्टेंस की। अब इसको बाहर लेके आओगे, मान लो मैं यहाँ ले आऊं एकदम मैक्सिमम पे, अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, और रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा तो सर्किट में करंट क्या हो गया होगा, डिक्रीज। तो कम। करंट मतलब डिक्रीज हो, हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब जो ये इन्होंने चेंज दिया है, ये कौन सा चेंज है, ये डिक्रीजिंग का चेंज है, डिक्रीजिंग रेट। आई थिंक पक्का ये घटेगा ही ना, हाँ बाहर लेके आएंगे तो बढ़ना ही चाहिए, करंट घटेगा। अब ये करंट घट रहा है, अब आप एक बार इसका मुझे आंसर बताओ क्या, करंट इज डिक्रीजिंग। अब देखो करंट डिक्रीजिंग है, यहाँ से -1 आ रहा है। सबका -1, संदीप का +1। एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 6 क्या है। ऑप्शन ये 6 का क्या, 6 का थर्ड ऑप्शन, मैम इंटीजर बेस्ड है। ये तो इंटीजर है। ऑप्शन ही नहीं है। आंसर 3 है मैम। आंसर 3 है बे, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है वो, आंसर 3 है। मैं तुम सबके एक एक देख के मैं किया 3 होगा। तो देखो करंट बेटा डिक्रीज हो रहा है, अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा है तो तुम्हारा सोलिनॉइड क्या चाहेगा, इंडक्टर क्या चाहेगा, करंट को इंक्रीज करना, है ना। करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये करंट को इंक्रीज करना चाहेगा, तो अब इसको ना तुम एक बैटरी में चेंज कर सकते हो। ये बैटरी कैसे बन जाएगी, ये बैटरी ऐसे बनेगी ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। चलो अब लगाते हैं हम लोग इसमें लॉ, कैसे लगाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, हाँ नेगेटिव से प्लस जा रहे हो, तो अब हम लगाएंगे इसमें कैसे, प्लस का LdI/dt, रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, करंट ऐसे जाएगा तो माइनस का IR हो जाएगा, प्लस से नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव से प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन से देखना बेटा क्या आ रहा है, इस इक्वेशन से इंडक्टर की वैल्यू L मैंने रखी 3, DI/dt कितना है 8, करंट कितना है वही निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस भी नहीं देता, अच्छा रेजिस्टेंस 12 प्लस 12, 8 दिया 24 प्लस 12 -12 आई, 36 12 आई, ठीक है सही आया। आई की वैल्यू कितनी आ गई 3, +3 तो आ रहा है। आप लोगों ने कैसे किया, देखो बेटा यहाँ पर क्या देखना होता है, पहले तो ये पहचानो करंट डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज। अब मैं तुम्हें, हाँ सबको समझ में आया ये क्या किया है, ये हमारा इंडक्टर है, सुनो यहाँ पे एक बार, जिसको नहीं आता बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, इस इंडक्टर को ना बैटरी में बदल दिया करो। मान लो हमारा करंट I यहाँ से आ रहा है, हम इस इंडक्टर को बैटरी में बदल सकते हैं। ये करंट I आ रहा है और ये करंट मैं कह रही हूँ बेटा इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज। अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये इंडक्टर इसको क्या करना चाहेगा, इंडक्टर विल अपोज इट। तो इंडक्टर इसको अपोज करना चाहेगा तो ये कैसी बैटरी सेटअप करेगा खुद बताओ भाई, यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन बना देगा और यहाँ पर नेगेटिव, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये बैटरी बनानी है। अब मान लो करंट आ रहा है I और ये करंट हो रहा है बेटा डिक्रीज, अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा है तो अब ये इसको क्या करेगा, डिक्रीजिंग में डिक्रीज हो रहा है तो ये अब इसको ये सपोर्ट करना चाहेगा, तो सपोर्ट करना चाहेगा तो ये कैसी बैटरी बना देगा, अब इसको सपोर्ट वाली, भाई करंट आ रहा है यहाँ से तो मैं नेगेटिव टर्मिनल यहाँ बना देता हूँ और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये इसने सपोर्ट कर दिया। क्यों करेगा, करंट डिक्रीज हो रहा है ना, तो वो जो EMF जनरेट होगी वो ऐसे EMF होगी कि इसके करंट को क्या करे,
इसके करंट को सपोर्ट करेगा। करंट डिक्रीज हो रहा था मैम, करंट को डिक्रीज होते हुए सपोर्ट थोड़ी करेगा मैम, वो तो उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ना। वही तो मैं कह रही हूँ, मतलब करंट के डिक्रीज होने, करंट को सपोर्ट करेगा, करंट के डिक्रीज होने को सपोर्ट नहीं करेगा, करंट को सपोर्ट करेगा कि तुम डिक्रीज मत हो, तुम बढ़ो, यही कह रही हूँ मैं। इसलिए इस तरीके की बैटरी आई। अब हमारे केस में डिक्रीज हो रहा था, तो देखो हमने इसको किस बैटरी में बनाया, इस वाली में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और अगर यहीं पे ये करंट इंक्रीज हो रहा होता तो कैसी वाली बैटरी बनती, ये वाली बैटरी। ये चीज, ये दो केस यहाँ पर याद रखना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इससे ज्यादा तो तुम यही है बस बेसिक, और क्या है। यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। मैम एक बार रिपीट कर देना। तुम लोगों ने 3 कैसे लाया, पहले मेरे को ये बताओ, तुम लोग 3 कैसे लाए। मैम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और हमने नेगेटिव ईएमएफ माइनस एलडीआई बाई डी टी होती है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो गया है ना। इस तरीके से क्या होगा, अरे Yes, कैसे किया है, हाँ नहीं ऐसे वो तरीका बेटा हर क्वेश्चंस में ठीक नहीं है। दिस इज द मोर एक्यूरेट वे, इस तरीके से करना है। हम इस इंडक्टर को बैटरी में सेटअप कर देंगे, ठीक है। करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर प्लस टर्मिनल बना लेगा, इसको अपोज करने के लिए। इंक्रीज हो रहा है तो इस इंक्रीजिंग को इंक्रीज नहीं करना चाहेगा, इस करंट को घटाना चाहेगा, तो घटाना चाहेगा तो इसलिए इसने कौन सा टर्मिनल बना दिया यहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल। भाई करंट और जब इसको ये क्या करना चाहेगा, डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करना चाहेगा, तो यहाँ पर ये इस टर्मिनल को बना लेगा। तो अब मैंने भी यहाँ पर ऐसे ही टर्मिनल बनाया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी कैसा, प्लस का एलडीआई बाई डी टी। अब तुम्हें उस ईएमएफ का क्या साइन लेना है, वो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ये याद रखना। ये अपनी कॉपी में स्टार मार्क कर लो सब जने, दोनों केस। ये आई इंक्रीजिंग का है और ये आई डिक्रीज, लिख लिया सबने, वेरी गुड। यस चलो बहुत अच्छा। अब ये क्वेश्चन नंबर 7वां है, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर लूप है, is moving out of a uniform magnetic field region to a field free region। पढ़ लो सवाल और फिर मैं तुम्हें ऑप्शंस दिखाती हूँ, देख लो खुद क्या है। पढ़ लिया क्वेश्चन। अब देखो इसके ऑप्शंस, ईएमएफ और टाइम के बीच में क्या ग्राफ आएगा, क्लास में भी कराया है मैंने ये तुम्हें। बताओ। हमें एक बार क्वेश्चन और दिखा दो यार। हाँ बिल्कुल। जल्दी। देख लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया, यस मैम। ऑप्शंस देख लो कौन सा ठीक है भाई। ये क्लास में कराए थे ग्राफ तुम्हें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, राइट। ईएमएफ क्या रहता है, बीएलवी, और ये हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, कांस्टेंट ग्राफ। अगर आईटी का आ जाता तो भी कांस्टेंट रहता, करंट भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यस मैम। ठीक, 7th का फ्लोर। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये अप्रैल का है। अब एक चीज भी मैं एक चीज और समझा देती हूँ। कई बच्चे सोचते हैं जनवरी अटेम्प्ट तो ऐसी हवा में दे देंगे, अप्रैल वाला पढ़ेंगे। याद रखना अप्रैल का पेपर डिफिकल्ट आता है,
अभी तुम खुद भी आजमा लोगे। वो जनवरी अटेम्प्ट था, जनवरी अटेम्प्ट के तुमने सारे क्वेश्चन देख लिए, कितने आसान थे। ये अप्रैल अटेम्प्ट है, इसके क्वेश्चन खुद देखना, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आता है अप्रैल। तो कोशिश करना जनवरी तक अच्छे से अटेम्प्ट दे के आओ। देखो तुम्हें ये लेंथ ही तो निकालनी है। ये एंगल पूरा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यानी ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। हमारे पास क्या है, ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। तो साइन थीटा निकालो कि ये जो ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये हमें निकालना है। दिस हाइट, यही हाइट चाहिए, इसका नाम मैं एल मान लेती हूँ। दिस इज एल। हाइपोटेन्यूज कितना है 10। तो लेंथ किसके बराबर आ गई 10 साइन 45 डिग्री। 10 साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री 1/√2। ऐसे ही दूसरी भी निकाल लो। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप लिखोगे ईएमएफ आता है बी एल इफेक्टिव इंटू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड 1/√2, एल इफेक्टिव 10 साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। ये दूसरी और हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 2 कर दूं, सेम हो जाएगी वो 10 45, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा कितना बना 10√2 बन गई। ठीक है, लेंथ इफेक्टिव 10√2 और वेलोसिटी। अरे ये तो सिर्फ इतनी निकाली है ना आपने, अभी नीचे वाली भी तो आएगी, ये वाली सेम, ये वाली। ये टोटल एंगल 90 है ना, मैंने तो सिर्फ 45 लेके किया है, तो ये इतनी आई। और दूसरी वाली के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम एंगल सेम 10√2। तो एल इफेक्टिव कितने आई 10√2, मैग्नेटिक फील्ड 1/√2, वेलोसिटी कितनी 10। अच्छा ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है और लेंथ भी सेंटीमीटर में है। अब मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है, एक बार ये देख लेना, इसको अरेंज कर लो। सेंटीमीटर में है, 10⁻⁻2 कर देती हूँ लेंथ के लिए। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10⁻⁻1 ही लगाना पड़ेगा ना इसके लिए, तो 10⁻⁻1
√2 से √2 कट गया, कितना आया भाई ये 100 इंटू 10⁻³ 100 आया ना, 10 और 10 100। कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? आंसर देख लो इसका क्या है। 10⁻⁻1 आएगा। भाई इसका तो आंसर 10 आ रहा है हमारा 100, कहीं पे पावर वावर में कुछ गड़बड़ हुई है। एक सेकेंड, एक कंडक्टर वायर ABCDE ईच आर 10 सेंटीमीटर, ये सब 10 सेंटीमीटर की आर्म्स हैं उसकी। इन लेंथ इज दिस क्या 10 चेंज करना है। हाँ 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना। हाँ 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे ना। अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो ये -2 बनेगा ना बेटा। हाँ तो ये -4 हो गया ना, तो आ गया ठीक है 10 इंटू 10⁻⁻3। देख लो मेरी मिस्टेक भी देखा करो तुम, 10⁻⁻3 सही है, 10 आ गया ना, 10 आ गया ठीक है बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है। बताओ यहाँ गड़बड़ किसी, यहाँ तक कोई समझ में दिक्कत है? नो मैम। हाँ ठीक है। प्रिंस ने तो 4 मिनट पहले ही आदर्श आंसर कर दिया, आदर्श ने कहीं कैलकुलेशन में एरर कर दिया। ठीक है हाँ तो डन 2000 देख लो। इसलिए मैं कह रही हूँ मैग जो तुम्हारा चैप्टर 4 है ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, भर भर के सवाल वहीं से आते हैं, याद रखना। इसका तुम्हें होगा कि 2 या 3 शिफ्ट में एक सवाल मिल गया। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का हर शिफ्ट में एक सवाल देखने को मिलेगा 101%। नहीं है ना, करा तो है, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ 10⁻⁻2 लगाया है और फिर लेंथ को किया है 10⁻⁻2 में, दोनों को करना पड़ेगा ना आदर्श। ठीक है बेटा जी। तो ये देख लो तुम एक बार रेशो भी देखो इस चैप्टर का, देखो बस एक उस पूरे शिफ्ट में एक ही, मतलब 8 दिन पेपर चलता है, उसमें एक किसी शिफ्ट में एक ही सवाल आया है बस। लेकिन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 101% हर शिफ्ट में आता है, हर शिफ्ट में। तो वो उसके PYQs 101% लगा के जाना, हल्के में मत लेना। तो 2025 का ये क्या करो, 2024 का भी कर लेते हैं। ये चैप्टर फिर तुम्हारा बहुत अच्छे से हो जाएगा, फिर हम इसी पे मूव कर जाएंगे। ये करो हमने मैग्नेटिज्म के PYQs करे थे क्या? एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं सबको ऐसे ही करेंगे, 25, 24, 23। मैं चाहती हूँ तुम्हारा अक्टूबर तक सिलेबस हो जाए।
मैम ये क्लासेस कब तक लगेंगी? जनवरी तक। मैम और प्री बोर्ड से पहले तो मैम स्कूल का भी कवर हो जाएगा साथ से। कब? प्री बोर्ड होने से पहले, क्योंकि मैम वो स्कूल का भी कवर हो जाएगा ना साथ ही साथ। हाँ मैं चाहती हूँ, वैसे देखो ये नवंबर तक होना चाहिए जैसे हम लोगों ने प्लान किया है, बट मैं सोच रही हूँ कि अक्टूबर तक करा दूं, क्योंकि नवंबर में जो भी 10-15 दिन बचेंगे ना उसमें हम लोग जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनके ऐसे ही चैप्टर ईयर वाइज PYQs कर लेंगे ऐसे ही क्लास में बैठ के। तो जो बच्चे घर प्रैक्टिस नहीं करते वो एटलीस्ट यहाँ क्लास में तो कर लेंगे। आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है? फर्स्ट। अरे यार वेरी गुड। नहीं, राहुल एक्सप्लेन करेगा। राहुल जीरो क्यों है भाई? जीरो क्यों होगा बताना जरा। बताना जीरो कैसे होगा? मैम वो कांस्टेंट स्पीड पे है ना। तो वेलोसिटी तो हमने कभी वेरिएबल देखी ही नहीं। मैम और डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है। हाँ फिर अरे मेरे महान बच्चों, एक लूप है भाई, उसकी तुम्हें साइड दी हुई है 15 सेंटीमीटर। पलक बताएगी जीरो क्यों है। पलक बताओ बेटा, ये तो इनको तो कुछ नहीं आता। मैम गलत क्योंकि जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, तो फिर जो फ्लक्स का डेरिवेटिव होगा वो वेरी भी गुड, फिर जीरो आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई पलक, क्लैपिंग। एकदम सही बताया इस बच्ची ने। तुम पता नहीं, ये राहुल पता नहीं क्या ही जवाब देता है, क्या ही लिखता है। देखो इस स्केयर का लूप भाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये राइट में जा रही है इतनी स्पीड के बाद, कहता है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये दो कितना, द फ्रंट एज एंटर द 50 सेंटीमीटर मैग्नेटिक फील्ड एट t इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द लूप एट दिस टाइम। मतलब इस समय पे कितना EMF इंड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो इस समय पे पहले देखो तो सही कि ये लूप है कहाँ एग्जैक्टली। तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है? 2। टाइम कितना है? 10। कितना डिस्टेंस कवर कर चुका भाई वो? 20 सेंटीमीटर कवर कर लिया ना। और ये खुद कितना है भाई? यहाँ तो 15 दिया हुआ है, यहाँ 5, ये 15 होगा है, 15 होगा ये। ठीक है, ये देखो 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, यानी ये 15 का 15 तो एंटर कर ही चुका, यानी इतना। उसके अलावा 5 सेंटीमीटर और, यानी ये कहीं बीच में पहुंच गया पार्टिकल, मतलब लूप ऐसे तरीके से आ गई। ठीक है, यानी ऐसे पहुंच गया। और जब ये बीच में आ गया तो तुम्हें दिख रहा है 20 सेंटीमीटर अंदर आ चुका है। ये 20 सेंटीमीटर अंदर आने के बाद क्या इसका फ्लक्स चेंज हो रहा होगा? जब पार्टिकल, मैंने तुम्हें सिखाया था कि ये ऐसे फ्लक्स चेंज होती है बस, जब ये पूरा बीच में होगा तो कोई फ्लक्स में। हाँ वेरी गुड, तो सेकंड ऑप्शन। आदर्श को देखो, दो साइड पर, इसलिए दो साइड देखो तो सही कि पार्टिकल है कहाँ 10 सेकंड के बाद। भाई तुम नहीं सुधरोगे। हाँ सेकंड, फ्लक्स अनचेंज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स आता है वो एरिया के चेंज की वजह से आता है, और एरिया में चेंज हो ही नहीं रहा, सारा का सारा एरिया लूप के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा करो। AC करा के ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। ये DC सप्लाई है, 5 एम्पियर का करंट आ रहा है।
When it is connected across 20 volt 5 hertz AC supply, it draw a current of 4 एम्पियर। मतलब कि एक कॉइल को जब डीसी से कनेक्ट करते हैं तो इतना करंट मिलता है, एसी से करते हैं तो इतना करंट मिलता है। तो एल की वैल्यू पूछिए कि एल क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। मैम एसी डीसी का कंपैरिजन आपने करा दिया? कैसे? आपको तो नॉर्मल फॉर्म आई मैक्स मिल जाएगा ना यहाँ से आपको। आई मैक्सिमम करंट इतना हो सकता है उसमें डीसी में। इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा ना, आई मैक्स निकालना। आई मैक्स कितना हो जाएगा, 4-5 एम्पियर दिया ही है। इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, इसमें इम्पीडेंस में आता नहीं निकालना। मैम इधर नेक्स्ट चैप्टर का है शायद। हाँ ये छोड़ दो भाई, रहने दो ये। मैम इसमें आईआरएमएस वगैरह निकालना पड़ेगा। हाँ तुम्हें कैसे पता आईआरएमएस निकालना पड़ेगा? स्कूल में पढ़ रखा है। अच्छा स्कूल में सिलेबस आगे चला गया। हाँ थर्ड में आ जाओ, वेरी गुड। हाँ इसमें इम्पीडेंस से निकलेगा, ये इम्पीडेंस अभी पता नहीं होगा आप लोगों को। बस थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन करो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ तो सबको करना आना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत अच्छे से समझाया है, क्वेश्चंस भी कराए हैं। वर्क डन इन पुलिंग द लूप। देखो वर्क डन क्यों करना पड़ेगा इस लूप पर? तो थर्ड क्वेश्चन में किसके अगेंस्ट वर्क डन करेंगे हम? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा ना जो इसको बैकवर्ड में खींचेगा, इसको उसी के अगेंस्ट वर्क डन करोगे। देखो अच्छा क्वेश्चन है। वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस होता है। अब वेलोसिटी आगे है, हमने देखा था कि जब वेलोसिटी आगे है तो यहाँ पर एक करंट आएगा और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो इसको पीछे की तरफ खींचता है, और हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा जो किसके बराबर होगा? जस्ट एफ एम के बराबर होगा, तभी तो ये लूप बाहर आ पाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ज्यादा होना चाहिए जब आएगी ना बाहर। नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी देनी है ना, वो बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बोलते, मतलब बहुत नियरली इक्वल होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एफ एम ये है और तुम्हें एस निकालना है, और एफ एम तुम्हें निकालना सिखाया ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय क्या आर आता है, राइट, आई एल बी, और आई कितना हो जाता है बी एल बी, बी एल बी नहीं बी एल स्क्वायर, वी पे स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी। एस निकालना है, एस निकालो। वेलोसिटी कितना है भाई, क्या कुछ दिया हुआ है क्या? इसकी लेंथ भी नहीं दे रखी। एक सेकंड में पूछ रहा है। वेलोसिटी हम मान लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा।
टाइम 1 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, देखो टाइम 1 सेकंड है, वेलोसिटी d के बराबर ही हो गई, यानी डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वो चला होगा। तो मैं अब हमें गिवन क्या है ना, लेंथ है, वेलोसिटी भी नहीं गिवन। मैम एरिया दिया हुआ है, एरिया से लेंथ कर तो सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर करके। पावर नहीं निकालना है यहाँ पे, पावर थोड़ी निकालना है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन एफएस से निकाल देंगे। अच्छा फोर्स को कह रहे हो कि फोर्स पावर होता है एफ इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स पावर अपॉन वेलोसिटी कर देंगे। पावर इतना क्यों, पावर में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, पावर में मत कंफ्यूज हो। इस एस को और क्या लिख सकते हो, इस एस को तुम, जो ये डिस्टेंस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ना बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर। कर लो अब आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी है, स्क्वायर लूप एरिया एंड रेजिस्टेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। How can we bring the loop out of the field again? मैम 3.24। कैसे आया भाई बताओ। मैम एरिया का मैम रूट करके लेंथ आ जाए, लेंथ और वेलोसिटी तो सेम होंगे क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी सेम है, ठीक है, और हमें एरिया दिया हुआ है, और ये स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर लूप है, गॉट इट, यस स्क्वायर लूप है, वही हाँ स्क्वायर लूप है, फिर तो हो जाएगा ये। तो एल स्क्वायर तुम्हारा इसके बराबर आ जाएगा 3.6 के, और हमें लेंथ निकालना है, तो 3.6 का लूप कितना हो जाएगा 0.6, यस तो भी मैम। आप निकाल लेना। और वेलोसिटी हमारे लेंथ के बराबर है, तो आप लेंथ वेलोसिटी को यहाँ पर लिख सकते हो बी स्क्वायर एल 4 बाय आर। क्या आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें तो 3 पॉइंट समथिंग 3 आएगा। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसमें तो पूरा ठीक है, थर्ड का थर्ड, वेरी बहुत अच्छे बेटा। देख लो सारे वही कॉन्सेप्ट हैं जो क्लास में पढ़े हुए हैं, कुछ भी अलग से नहीं आ रहा, अब तक तो नहीं आया कुछ भी अलग से। 3 आ गया, सबका आ गया। हर्षित, आज हर्षित क्लास में नहीं आया क्या? हर्षित बोल क्यों नहीं रहा? कौन सी क्लास? मैम नेटवर्क थोड़ा स्लो है, स्क्रीन गायब हो जा रही है। अच्छा फिर तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा बेटा, आज की तो इम्पोर्टेंट क्लास थी। चलो 5th क्वेश्चन कर दो सारे जने, 5th क्वेश्चन लास्ट कर दो, 5th और 6th, और फिर आप जा सकते। इनफ प्रैक्टिस हो गई, हमने 24-25 कर लिए, 5th और 6th कर दो आप। 7th भी कर देना, 7th भी इजी टाइप है तो कर ही लोगे। फिफ्थ का आदर्श कह रहा है पहला, संदीप कह रहा है दूसरा। तो दूर क्या, the two conducting loop A and B placed in the plane coinciding in mutual inductance। करंट किस वाली में है भाई? करंट दे नहीं रखा। बी में ही करंट मानना पड़ेगा, बाहर वाली में ही, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि बाहर वाली है जो, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसकी वजह से जो है अंदर वाली में मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स इन अंदर वाली कॉइल जो ए है किसके बराबर होगा? फाई इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड, किसका लेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड? बी कॉइल का। एरिया किसका लेंगे? ए कॉइल का।
चलो सेकेंडरी जो तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड है बी कॉइल का कितना होता है इनसाइड, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r कितना है भाई उसका रेडियस p। हाँ तुम तो सारे ही गलत हो। सेकेंडरी कॉइल का रेडियस कितना है b है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई b होगा। यस मैम। एरिया कितना हो जाएगा सेकंड वाली कॉइल का, पाई a स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन है, सारे ही गलत कर रहे हो। राहुल अच्छा तुमने किया ही नहीं था तुम लोगों ने अभी कुछ क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स्थ कर लो, सिक्स्थ कर ले, सेवंथ कर लो और फिर आप यू कैन डू। कॉन्फिडेंस आ गया होगा चैप्टर पे थोड़ा सा, ठीक है। बाकी के जो 2024 के जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारा होमवर्क है। जल्दी लाओ सिक्स्थ और सेवंथ का आंसर। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, -L di/dt। E दिया हुआ है 12 मिलीवोल्ट, L di/dt कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया ये 4 आंसर। क्या कर रहे हो, पेन क्यों नहीं चल रहा तुम लोगों का, सातवां बोलो। मैम कर दो। सेवंथ का तुम लोगों 12 मिनट पहले आंसर आए तुम लोगों के। आज आर्यन नहीं आया, आर्यन रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा आज एक भी। आर्यन देख लो, आर्यन नहीं है ना क्लास में। मैम आज वो बीमार है। तुम्हें कैसे पता, मैम वो बड़ा ढीला ढीला आवाज कर रहा था। आर्यन कैसे हो बेटा, हम थोड़ा नेटवर्क नहीं, उसका थोड़ा नेटवर्क स्लो है। सुमित 0 किसका, 8th का। यस मैम, मैम 7th का। नैतिक एक्सप्लेन 7th का 0 क्यों है आंसर। पढ़ने लगे तुम लोग तो। समृति का तुम क्या कर रही हो, ये समृति का और रिया ये आंसर क्यों नहीं करते। रिया के मार्क्स तो सबसे ज्यादा आते हैं, यहाँ गायब रहती है। रिया बेटा चल लीव कर गई है ही नहीं, दिल पे ले गई बात को स्टार्टिंग में। मेरी क्लास में भी कभी नहीं आई। खुशहाल भी नहीं आया। देखो जो बच्चे क्लास में नहीं आते ना रेगुलर, उनका कहीं ना कहीं लॉस होता है, तुम ये बात समझ लो। खुशहाल आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई। आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज गई। नहीं मैम आ रही है। अरे मैम फिलहाल तो स्क्रीन गई ना, स्क्रीन ठीक है, वेरी गुड। 7th क्वेश्चन का आंसर है 0। क्या कह रहा है, एक रॉड की लेंथ 60 सेंटीमीटर है, रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से अबाउट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब हमारी अगर ये रॉड है जो कि बहुत बेकार बनी है, वो अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रोटेट कर रही है, मतलब बीचों बीच से रोटेट कर रही है ओमेगा से। मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द
एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, तो कैसे ले लूं बताओ? मैम इनवर्ट। हाँ इनवर्ट्स ले लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हुई, तो रोटेट कैसे कर रहा है भाई, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, अंदर से बाहर अंदर से बाहर, तो इनवर्ट से आउटवर्ड आ रहा है, तो डायरेक्शन भी हमने इनवर्ट ले ली। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पता ही है, अगर बीच से घूमता है तो ए और बी के बीच में कितना हो जाता है, जीरो। जीरो निकालना सीखा था, तो देख लो ये 2024 में आ गया, बट है इसी लेवल का, बट फिर भी आ गया। और बच्चे करके भी आए होंगे जो पढ़ के गए थे 2025 में। फिजिक्स का पेपर तो सबने ये बोला था मैम सारा क्लास में हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, पर जिन्होंने क्लास में पढ़ा होगा वो, ठीक है। जो नई क्लास में आएंगे वो तो यही कहेंगे मैम पता नहीं कहाँ से आ गया, क्या आ गया, अलग ही पेपर था। चलो ठीक है एवरीवन, तो 2024 के जो बाद वाले क्वेश्चन है वो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मंडे से मैं एसी सर्किट स्टार्ट कर दूंगी। एसी सर्किट बहुत छोटा सा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा, और फिर हमारा फेवरेट चैप्टर, मेरा फेवरेट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वो स्टार्ट करें।